गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की सैद्धांतिक विषय आरंभिक स्तर पर भाषा और गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास में आज का टॉपिक है पठन एवं लेखन का अर्थ और महत्व। जैसे कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं पठन के बारे में, तो आज हम बात करेंगे लेखन के बारे में। प्रारंभिक स्तर पर भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। मौखिक वही पठन, लिखित मतलब लिखना। तो भाषा, हम सब जानते हैं कि भाषा भावों के आदान प्रदान का साधन है, मतलब सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज इज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों के विचारों को खुद समझना। लेकिन जो बोली हुई बात होती है या जो कही हुई बात होती है वो उतनी स्थायी नहीं होती है और हमारे दिमाग से जल्दी निकल जाती है। मतलब जल्दी हम कही हुई बातों को या सुनी हुई बातों को हम जल्दी भूल जाते हैं। लेखन द्वारा हम बातों को अनेक व्यक्तियों तक पहुंचा सकते हैं और लेखन द्वारा भावी पीढ़ी के लिए अपने विचारों को सुरक्षित भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि लेखन जो है वो पठन से ज़्यादा स्थायी होता है। लेखन का अपना विशेष महत्व है। लेखन की अभिव्यक्ति स्थायी होती है, पठन की अभिव्यक्ति हम कह सकते हैं कि अस्थायी होती है, या हम पढ़ी हुई बातों को या सुनी हुई बातों को जल्दी भूल जाते हैं। लेकिन जब वो बातें कहीं लिख दी जाती हैं तो वो हमारे लिए एक स्थायी, एक जैसे कहते हैं ना डाटा कलेक्शन, तो वो एक कलेक्शन टाइप का हो जाता है। वो हम जब चाहें हम दोबारा से उसको रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, अभिव्यक्ति को यही कहा गया है कि अन्य व्यक्ति जब चाहे तब अभिव्यक्ति को जान सकता है, जब चाहे तब, क्योंकि वो चीज़ें लिखी हुई होती हैं। इसके लिए लिखित अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है। लेखन के माध्यम से मानव जाति की मान्यताएं लिखित सामग्री के रूप में सुरक्षित रहती हैं और क्रमशः एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्राप्त होती हैं। लेखन के द्वारा ही हमारे पूर्वजों ने जो मतलब जो चीज़ें कही हैं या जो हमें वो देना चाहते थे, उन्होंने लिख के ही हमारे लिए छोड़ा हुआ है, और हम जिससे अपने पूर्वजों का या पूर्व ज्ञान जो है वो हम प्राप्त कर पाते हैं लेखन के द्वारा ही। अगर ये सारी चीज़ें पढ़ी या सुनी हुई होती तो हम शायद ये नहीं कर पाते, या हमारे पास कोई लिखित सामग्री या डेटा नहीं होता जिससे हम अपनी पूर्व की चीज़ों को जान सकते, है ना। हम कह सकते हैं कि लेखन विचारों की अभिव्यक्ति एवं स्थायीकरण का महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, अब कुछ परिभाषाएं, कुछ विद्वानों ने इसकी परिभाषाएं दी हैं। जैसे कि लेखन के बारे में हम कह सकते हैं कि जब अपने विचारों और भावों की मौखिक अभिव्यक्ति ना करके उसे लिखित रूप में व्यक्त करें तो उसे ही लेखन कहते हैं। लिखित अभिव्यक्ति की रचना का आधार क्या है? पहला वर्तनी और दूसरा व्याकरण सम्मत वाक्य रचना। लिखित अभिव्यक्ति के 4 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। पहला सुस्पष्टता, शुद्धता, क्रमबद्धता और सुसंबद्धता। इसके बाद लेखन के बारे में लेबॉन ने लिखा है, सुंदर लेख वस्तुतः विचारपूर्ण संभाषण है। रॉबर्ट लैडो ने लिखा है, भाषा में लेखन कौशल सीखने से तात्पर्य लेखन व्यवस्था के परंपरागत प्रतीकों को लिपिबद्ध करना है। अब हम जान लेते हैं लेखन की उपयोगिता। विद्यार्थियों के जीवन में या हम सभी के जीवन में लेखन की उपयोगिता क्या है, लेखन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो लेखन साहित्यिक सृजन का मूल आधार है। हम कोई भी साहित्य, किसी भी लिपि या किसी भी लैंग्वेज में कोई भी साहित्य लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं तो उसका आधार तो लेखन ही है ना। लेखन भाव प्रकाशन का व्यापक और शक्तिशाली माध्यम है। हम किसी भी तरीके के अपने भावों को, अपने विचारों को दूसरों तक प्रकाशित करने के लिए या पहुंचाने के लिए लेखन एक बहुत ही शक्तिशाली माध्यम है। लेखन द्वारा व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करना छात्र सीखता है। लेखन द्वारा ही छात्र को हम व्याकरण संबंधी ज्ञान या व्याकरण संबंधी अशुद्धियों को शुद्ध करके उसको सिखा सकते हैं। ठीक है, छात्रों को विराम चिन्ह यथोचित उपयोग का अभ्यास होता है। छात्र विषय अनुकूल शैली का प्रयोग करना सीखता है। जब छात्र को लेखन का ज्ञान हो जाता है तो वो अपने ही विषय अनुकूल किस शैली का उसको प्रयोग करना है, इसका उपयोग वो भली भांति कर पाता है। स्वतंत्रता पूर्वक लेखन का अभ्यास होता है। स्वतंत्रता पूर्वक लेखन का अभ्यास तो लेखन की प्रैक्टिस से ही होता है। लेकिन लेखन सीखने में या जब विद्यार्थी लिखना सीखता है तो उसमें बहुत सारी त्रुटियां, बहुत सारे दोष भी आते हैं। तो वो दोष क्या होते हैं वो हम जान लेते हैं। तो पहला दोष या पहली गलती जो लेखन संबंधी है वो ये है कि रेफ या रकार संबंधी दोष। रेफ या रकार संबंधी दोष मतलब जैसे बच्चे जब लिखना शुरू करते हैं तो अगर उनके
उच्चारण में अगर वो गलती करेंगे तो वो फिर लिखने में भी गलती करेंगे। जैसे अगर वो कृपा को कृपा बोलेंगे तो वो लिखेंगे भी कृपा, ऐसे ही क्रम को करम बोलेंगे तो वो करम ही लिखेंगे। इस तरह की गलतियां, अग्रज को अग्रज लिखेंगे, इस तरह की गलतियां विद्यार्थी करते हैं। दूसरी गलती क्या होती है? शिरोरेखा का अशुद्ध उपयोग प्रयोग। शिरोरेखा जो हम अ लिखते समय ऊपर जो लाइन खींचते हैं उसको ही मुख्यतः शिरोरेखा कहते हैं। तो शिरोरेखा का मतलब है कि अगर आप, जैसे बच्चे जब घ या ध लिखते हैं तो वो ध में गोला करना भूल जाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं एक तरीके से कि उन्हें क्या लिखना है, इसलिए वो घबराना को धबराना लिखते हैं। इसी तरह की गलतियां वो म और भ में भी करते हैं। इस तरह की गलती को ही शिरोरेखा का अशुद्ध प्रयोग कहते हैं। तीसरा गलती वो क्या करते हैं? अनुस्वार और अनुनासिक संबंधी दोष। अनुस्वार जैसा कि आप जानते हैं कि अनुस्वार के उच्चारण में ध्वनि जो है वो मुख से निकलती है। इसे लिखते समय शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु लगाया जाता है, जैसे संदेह, गंगा, संभव। अनुनासिक में क्या होता है? जब हम अनुनासिक का उच्चारण करते हैं तो ध्वनि हमारे मुख और नाक दोनों से निकलती है, जैसे गांव, दांव, छांव, चांद। तो विद्यार्थी जो होता है ये अनुस्वार और अनुनासिक में कंफ्यूज होकर गलतियां करते हैं। मात्रा संबंधी अशुद्धि। वर्णों का लोप में बच्चे क्या करते हैं? जैसे एग्जाम्पल है अध्ययन। अब अध्ययन लिखा जाता है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं? अध्ययन बोलते हैं और अध्ययन ही लिखते हैं। इसी तरह स्वास्थ्य होता है, लेकिन बच्चे स्वास्थ्य ही बोलते हैं और स्वास्थ्य ही लिखते हैं, क्योंकि अशुद्ध उच्चारण, अशुद्ध बोलना और अशुद्ध लिखना। ठीक है, इसीलिए लेखन में सबसे पहले अगर आपका उच्चारण शुद्ध होगा तो आप शुद्ध ही लिखेंगे, अदरवाइज आप गलतियां करेंगे। एक वचन से बहुवचन संबंधी अशुद्धि। छ को छ लिखना, जैसे कि क्षमा को क्षमा लिखना, परीक्षा को परीक्षा लिखना। इस तरह की गलतियां भी बच्चे करते हैं। नेक्स्ट, हाँ, श में गलतियां काफ़ी बच्चे गलतियां करते हैं, जैसे शीशा को सीसा लिखना। और बच्चे क्योंकि इसका वही उच्चारण करते हैं और अगर शिक्षक वही उसी समय पे उनको करेक्ट नहीं करता है तो ये गलतियां उनकी आदत में बदल जाती हैं। शीशा को सीसा बोलना, शलजम को सलजम बोलना, ये सारी गलतियां बच्चे करते हैं और यही एक शिक्षक का कर्तव्य है कि वो इन सारी गलतियों को सुधारें। ब और व की अशुद्धियां। आप सभी जानते हैं वायु को वायु बोल देंगे अगर उन्हें नहीं बताया गया कि ब और व में क्या डिफरेंस है। तो अशुद्धियों के बाद हम बात करते हैं लेखन संबंधी अशुद्धियों को दूर करने के उपाय। एक शिक्षक के तौर पे आप उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो पहला है कि शुद्ध उच्चारण व शुद्ध लेखन का अभ्यास। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप उच्चारण ही गलत करेंगे तो आप लिखेंगे भी गलत। तो आप उन बच्चों को अगर शुद्ध उच्चारण करवाते हैं तो वो शुद्ध लेखन अपने आप आ जाएगा उन्हें। बारह खड़ी का अभ्यास, बारह खड़ी वही काका, किकी, कुकू, इस तरह से करवाने पे क्या होगा कि उनको मात्राओं का ज्ञान होगा कि कहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगेगी, कहाँ पे बड़ी ई की मात्रा। तो बारह खड़ी का अगर बच्चों को अभ्यास करवाया जाए तो वो उनकी मात्राओं संबंधी गलतियों में तो कमी आएगी। तीसरा आप क्या कर सकते हैं? व्याकरण का समुचित ज्ञान। व्याकरण का समुचित ज्ञान, एक वचन, बहुवचन, लिंग इत्यादि के बारे में आप उन्हें पहले से बता सकते हैं, जिससे उनकी व्याकरण संबंधी अशुद्धियां कम हो। लिपि का समुचित ज्ञान। लिपि का समुचित ज्ञान कराने के लिए भी उन्हें प्रैक्टिस की या अभ्यास की ज़रूरत होती है। तीव्र गति से लेखन का अभ्यास। तीव्र गति से लेखन का अभ्यास तो पहले आप उन्हें पहले लिपियों का ज्ञान करवाएंगे, फिर तीव्र गति से लेखन आवश्यक क्यों है? क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में बच्चों के पास बहुत कम टाइम होता है और उसमें उनको ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो अगर उनकी राइटिंग स्पीड अच्छी नहीं होगी तो शायद उनके क्वेश्चन छूट जाएंगे, इसलिए उन्हें तीव्र गति से लिखने का अभ्यास भी करवाना चाहिए। छठा, शब्द पुस्तिकाएं बनवाना। शब्द पुस्तिकाएं बनवाने में आप क्या कर सकते हैं? जैसे शब्द पुस्तिकाएं या शब्द कोश के लिए बच्चों का शब्द कोश ज़्यादा अच्छा हो, उनके पास शब्दों का संकलन ज़्यादा हो, इसके लिए शब्द पुस्तिका बनवाना चाहिए। और जो कठिन शब्द हैं, जो बच्चे जिन शब्दों में गलतियां कर रहे हैं उनको बोलने में और लिखने में, उनका बार बार अभ्यास करवाया जाना चाहिए। और शारीरिक उपचार, जैसा कि क्लास में देखते हैं कि सभी बच्चे सामान्य नहीं होते हैं। कुछ बच्चों में देखने में, लिखने में या सुनने में कुछ अक्षमताएं होती हैं। तो कि आप देखते हैं कि कभी कभी कक्षा में कुछ विद्यार्थी बोलने में, लिखने में हिचकिचाते हैं या क्योंकि वो सुन नहीं पाते हैं, तो इसलिए उनकी समस्या को एक शिक्षक के तौर पे आपको दूर करना चाहिए। नेक्स्ट, अध्यापक का व्यवहार तथा व्यक्तिगत ज्ञान।
अध्यापक का व्यवहार कक्षा के वातावरण को अच्छा बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि अगर अध्यापक और विद्यार्थी का आपसी संबंध अच्छा होता है तो सीखने की क्षमता विद्यार्थियों में अच्छी होती है। नेक्स्ट, खेल विधि का प्रयोग। खेल विधि का प्रयोग से आप लेखन क्षमता को कैसे मजबूत कर सकते हैं? जैसे उनकी निबंध प्रतियोगिता करा के, आप उनके बच्चों में निबंध प्रतियोगिता करा के उनकी लेखन क्षमता को विकसित कर सकते हैं या उनका विकास कर सकते हैं। तो आज का ये टॉपिक खत्म हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे चर्चा करेंगे।